हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो पूरी बुक से यानी कि पूरी किताब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पूरे बुक से है जो कि पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि कितने नंबर में आपको पूछता है? 2 नंबर में। और यह जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूं आपके पूरे, ठीक है, पूरे बुक से है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हम लोग एक हमारा क्वेश्चन क्या है कि पौधों में वातरंध्रों की क्या उपयोगिता, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो वातरंध्र यानी कि जो वातरंध्र की क्रिया होती है उसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, यानी कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है, किसका, जो वातरंध्र होता है। तो देखो इसमें क्या है कि देखो, वातरंध्र पौधे तथा, ठीक है, वातरंध्र जो होते हैं पौधे तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो वातरंध्र होते हैं वो पौधे तथा वायुमंडल के मध्य क्या करते हैं, गैसीय विनिमय को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स के अंदर, जो पौधे के अंदर वातरंध्र की क्रिया होती है, जो स्टोमेटा होती है, जो स्टोमेटा का खुलने और बंद होने का जो प्रोसेस होता है, तो उसका उपयोग क्या होता है कि जो हमारा क्या होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के मध्य और जो वायुमंडल होता है उनके मध्य क्या होते हैं, गैस विनिमय का क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। आगे क्या है, तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि की नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे क्या है कि रंध्र के आकार को, यानी कि जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, तो ये क्या करता है, कौन, वातरंध्र क्या करता है कि स्टोमेटा के आकार को परिवर्तित करके, यानी कि इसके आकार में, ठीक है, इसके साइज में क्या कर देता है, परिवर्तित करके, चेंज करके क्या करता है, जल की हानि को नियंत्रित करता है। यानी कि जो क्या होता है, जल की हानि, जल यानी कि वाटर की क्या होती है, हानि होती है, उस हानि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो मरुस्थलीय जगह होती है, जो मरुस्थलीय जगह होती है वहां पे क्या होता है, जल की कमी होती है। क्या होता है, जल की कमी होती है। तो पौधे, आप लोग नागफनी तो जानती होंगे, ठीक है, नागफनी सबने देखा है ना, जो नागफनी होती है, ठीक है, जो नागफनी होती है, नागफनी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, उसका मांसल भाग होता है, यानी कि जो मोटा होता है, और उसमें क्या होती है, उसकी पूरी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं, रीजन ऐसा क्या हो, उसमें क्या हुआ कि अनुकूलन हुआ, क्या हुआ, अडेप्टेशन हुआ। क्योंकि देखो, जो मरुस्थली, जो रेगिस्तान वाला जगह होता है, जो मरुस्थली वाला स्थान होता है, वहां पे क्या होता है, वाटर की कमी होती है। ठीक है, क्या होता है, वाटर की कमी होती है। तो जब क्या होगा, जल, एक तो वहां पे जल की कमी है, ठीक है, क्या वहां पे जल की कमी है, और जल की कमी के साथ साथ अगर प्लांट्स क्या करेंगे, जल की नियंत्रण हानि करेंगे, तो क्या होगा, वहां पे जल की कमी होगी, जिससे कि वो प्लांट्स जो होते हैं, मरुस्थलीय जो प्लांट्स होते हैं, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वातरंध्र के द्वारा ही क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है उसको आकार को क्या कर देता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है, आकार को परिवर्तित, यानी कि जो क्या है, नागफनी होता है, वो पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं, जिससे कि जल की हानि नहीं होती है। तो आकार में परिवर्तित करके जल की हानि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जल की हानि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे क्या है, यह वातरंध्रीय गति अनेकों पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण तथा प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि यह वातरंध्रीय गति, यानी कि जो कहा, पौधों में वातरंध्रों की जो उपयोगिता है, यानी कि जो वातरंध्र की क्रिया होती है, तो इसको कौन करता है, इसको
कैसे प्रभावित होती है, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता, यानी ज्यादा क्या हो, आर्द्रता हो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो, सांद्रण हो, और क्या होता है, तथा प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होती है, यानी कि लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से और आपेक्षिक आर्द्रता से जो वातरंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है समझ। तो आपके अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख देना। ठीक है, आगे क्या है आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी कि रेस्पिरेशन को परिभाषित कीजिए। तो हम जानते हैं, देखो श्वसन की नॉर्मल सी बात का, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, करते यही क्रिया करते हैं ना। देखो हमें क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, ऑटो ग्रहण करते हैं। मानव क्या करता है, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हम उनको देते हैं क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो देखो पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, अब हमारे अंदर क्या होता है, हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है क्योंकि क्या होगा कि ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, भोजन का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि जब ग्लाइकोलिसिस होगा भोजन का, तभी तो भोजन क्या होगा, पाचन होगा। और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को परिभाषित कीजिए। तो क्या है, श्वसन वह प्रक्रम है, ठीक है, श्वसन क्या है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवधारी उपापचयी प्रक्रमों के लिए, ठीक है, जो उपापचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि जो श्वसन वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा जीवधारी उपापचयी, ठीक है, जो उपापचयी क्रिया होती है, तो उपापचयी प्रक्रम के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा की आवश्यकता उपापचय के लिए आवश्यक रसायनों, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं या उत्पन्न करते हैं, तो उस ऊर्जा का क्या करते हैं, आवश्यकता, यानी कि जो यूज होता है, तो उपापचय के लिए आवश्यक रसायनों के संश्लेषण या ऊष्मा उत्पादन के लिए होता है। क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, या तो रसायनों के संश्लेषण के लिए, ठीक है, किसके लिए, रसायनों के संश्लेषण के लिए सॉरी, या तो ऊष्मा उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए होती है, ऊष्मा उत्पादन के लिए होती है। यह ऊर्जा भोजन के टूटने से निर्मुक्त होती है। ठीक है, यह जो ऊर्जा होती है वो कैसे निर्मुक्त होती है, यानी कि भोजन के टूटने से क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, तथा समान समय में वर्ज्य पदार्थ, यानी कि जो क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, ये भी क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको। अगला देखो रीडिंग क्या, क्वेश्चन हमारा क्या है कि दोहरा परिसंचरण, यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट्स आता है 2 नंबर में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स यानी कि 2 नंबर में आता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण, यानी कि दोहरा परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो दोहरा परिसंचरण क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय क्या होता है, 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, यानी कि जितने क्या होते हैं स्तनधारी, जितने क्या होते हैं स्तनधारी होते हैं, और जितने क्या होते हैं पक्षी वर्ग होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 4 कोष्ठी होता है। क्या होता है, 4 कोष्ठकी होता है। 4 कोष्ठकी का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होते हैं, 2 निलय, क्या होते हैं, 4 कोष्ठी होता है, जिसमें दायां तथा बायां अलिंद और दायां तथा बायां निलय होते हैं।
यानी कि जितने भी पक्षी वर्ग होंगे या जितने भी क्या होंगे स्तनधारी वर्ग होंगे, उनमें क्या होता है, जो हॉट होता है, जो हृदय होता है, वो क्या होता है, 4 कोष्ठी होता है। तो 4 कोष्ठी में क्या होता है, दायां तथा बायां आलिंद और दायां तथा बायां निलय, यानी कि 2 आलिंद, ठीक है, कितने, 2 आलिंद और 2 निलय, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 4 कोष्ठी की, यानी कि 4 कक्ष या 4 चेम्बर। इसमें हॉट में कितने चेम्बर होंगे, 4 चेम्बर या 4 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। बायां आलिंद, ठीक है, आगे क्या है कि बायां आलिंद शरीर से डीऑक्सीजनित, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बीऑक्सीजनित ने डीऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है तथा उसे दाएं निलय में भेज देता है, ठीक है। क्या करता है, डीऑक्सीजनित क्या करता है, रुधिर को प्राप्त करता है तथा उसे कहाँ भेज देता है, उसे दाएं निलय में भेज देता है, ठीक है, जो इसे पाल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजनीकृत होने के लिए फेफड़ों में पंप कर देता है, ठीक है। क्या करता है कि इसमें पाल्मोनरी चाप द्वारा, ठीक है, क्या होता है, पाल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजनकृत होने के लिए, ठीक है। देखो जो ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनित ब्लड है, तो उसको ऑक्सीजनित तो होना है, तो ऑक्सीजनितकृत होने के लिए क्या करता है, फेफड़ों में पंप कर देता है। यानी कि देखो जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा हार्ट होता है, क्या करता है, बोलते हैं कि पंप होता है, पंप की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो पंप की तरह क्या कार्य करता है, उसमें जो ब्लड होता है वही क्या करता है, पंप की तरह कार्य करता है। तो कहाँ करता है, फेफड़ों में कर देता है, जो, ठीक है। बायां आलिंद फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, ठीक है। बायां आलिंद क्या करता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है तथा इसे बाएं निलय को भेज देता है, ठीक है। क्या करता है, बाएं निलय को भेज देता है, जो इसे एकल धमनी चाप द्वारा, ठीक है, जो इसे क्या किया जाता है, एकल धमनी चाप द्वारा शरीर में भेजता है। कहाँ भेजता है, शरीर में भेजता है। अतः डीऑक्सीजनित, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनित रक्त सर्वदा पृथक रहते हैं। यानी कि जो डीऑक्सीजनित ब्लड होते हैं और जो ऑक्सीजनित ब्लड होते हैं वो निरंतर, यानी कि सर्वदा, यानी हमेशा क्या होते हैं, पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। देखो अब समझो, देखो जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि 4 कक्ष होते हैं। जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट में क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि डबल सर्कुलेशन में, यानी कि दोहरा परिसंचरण में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनित ब्लड, डीऑक्सीजनित जो ब्लड होता है, ठीक है, कहाँ जाता है, जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, हाँ देखो पक्षियों तथा स्तनधारियों में क्या होते हैं, 4 कोष्ठी होता है। क्या 4 कोष्ठी होता है, जो हार्ट होता है, जो कि आपको दिख रहा है, क्या है, कितने कोष्ठ है, 4 कोष्ठ। देखो एक क्या आपका दायां आलिंद, ठीक है, क्या है, दायां आलिंद है, और एक क्या है, दायां निलय, ठीक है, क्या है, दायां निलय, और एक क्या है आपका बायां आलिंद, ठीक है, और ये आपका क्या है, बायां निलय, क्या आपका बायां निलय। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनित ब्लड होते हैं,
जो डीऑक्सीजनित ब्लड होते हैं यानी कि महाशिरा के द्वारा, जो हमारा क्या होती है, जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, धमनी और शिरा होती है ना, जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है शरीर के अंदर जाता है और फिर क्या होता है छनने के लिए, ठीक है, ब्लड का क्या होता है छनता है ना, छनने के लिए फिर कहाँ वृक्क में आता है क्रिया, हम उत्सर्जन में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वो क्या शिरा के द्वारा, ठीक है, शिरा के द्वारा, ये क्या हमारा शिरा है, ठीक है, क्या है शिरा है, तो शिरा के द्वारा क्या करता है, जो हमारा दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद यहाँ पे इसमें प्रवेश किया और दायां अलिंद से कहाँ जाएगा, बायां निलय में, क्या करता है बायां निलय में, फिर बायां निलय से क्या होता है कि इसको पाल्मोनरी चाप, यहाँ पे क्या हो जाती है पाल्मोनरी चाप पाए जाते हैं, तो पाल्मोनरी चाप के द्वारा जो क्या होता है हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है फेफड़ा होता है, तो पाल्मोनरी चाप के द्वारा जो हमारा फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा में क्या किया जाता है ब्लड को पंप के लिए भेज दिया जाता है, ब्लड को क्या किया जाता है पंप के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि वो ब्लड जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वह ब्लड क्या हो जाता है ऑक्सीजनित हो जाता है, क्या हो जाता है ऑक्सीजनित ब्लड हो जाता है, और वह ऑक्सीजनित ब्लड कहाँ आता है बायां निलय में आया, ठीक है, किसके द्वारा धमनी, एकल धमनी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे हमारी क्या होती है धमनी होती है, तो एकल धमनी के द्वारा कहाँ प्रवेश किया बायां अलिंद में और बायां निलय में प्रवेश करता है, और फिर क्या किया जाता है इसको पूरे शरीर में एकल धमनी के द्वारा कहाँ यानी कि शरीर के यानी कि अंगों में भेज दिया जाता है, या तो हार्ट हो गया, ठीक है, यानी कि हृदय हो गया, सॉरी वृक्क हो गया, या जितने भी क्या है अंग हैं उनमें क्या किया जाता है इस ब्लड को भेज दिया जाता है। जब अंग में क्या करता है ब्लड जाता है तो फिर क्या हो जाता है डीऑक्सीजनित हो जाता है, फिर डीऑक्सीजनित फेफड़े में क्या होता है ऑक्सीजनित होता है, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है दोहरा परिसंचरण, ठीक है, क्या कहलाती है दोहरा परिसंचरण, यानी कि पक्षियों तथा स्तनधारियों में जो हृदय होता है क्या होता है चार कोष्ठी होता है, जिसमें दायां तथा बायां अलिंद और दायां तथा बायां निलय होते हैं, यानी कि दो निलय और दो अलिंद होते हैं, एक दायां एक बायां, ठीक है, बायां अलिंद शरीर से डीऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि जो इधर दायां जो अलिंद होता है दायां अलिंद क्या करता है शरीर से डीऑक्सीजनित ब्लड क्या करता है प्राप्त करता है तथा उसे दाएं निलय में भेज देता है, क्या करेगा दाएं निलय में भेज देता है, जो इसे पाल्मोनरी चाप द्वारा ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में पंप कर देता है, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनित ब्लड है उसको ऑक्सीजनित करना है, तो ऑक्सीजनित करने के लिए कहाँ करता है फेफड़ों में भेज देता है, और बायां अलिंद फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि जब फेफड़ा में क्या हो जाता है जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वो ऑक्सीजनित हो जाता है, तो जो हमारा क्या होता है बायां अलिंद होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर को क्या करता है प्राप्त करता है तथा इसे बाएं निलय में भेज देता है, क्या करता है बाएं निलय में भेज देता है, जो इसे एकल धमनी चाप द्वारा शरीर में भेजता है, ठीक है, क्या करता है शरीर में भेजता है, अतः डीऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनित रक्त सर्वदा पृथक रहते हैं, यानी हमेशा क्या करते हैं वो अलग होते हैं, इस प्रकार के जो परिसंचरण होता है यानी कि जो सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है, क्या बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, यानी कि फिर से सुन लो कि जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वो अंगों के द्वारा, ठीक है, यानी शिरा के द्वारा कहाँ आता है दाएं अलिंद में, कहाँ आता है दाएं अलिंद में आता है, फिर दायां अलिंद क्या करता है उस रक्त को कहाँ पर भेजता है दाएं निलय में भेज देता है, ठीक है, कहाँ भेजेगा दाएं निलय में भेजता है, तो यहाँ पे पाल्मोनरी चाप होती है, तो पाल्मोनरी चाप के द्वारा जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है उसको फेफड़ों में, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़े में पंप के लिए क्या किया जाता है भेज दिया जाता है, तो जब पंप करता है तो जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है वो क्या होता है ऑक्सीजनित हो जाता है, फिर क्या होता है कि वह ऑक्सीजनित ब्लड कहाँ आता है जो हमारा बायां अलिंद होता है, ठीक है, कहाँ यानी कि ऑक्सीजनित ब्लड कहाँ आएगा यानी कि जो हमारा बायां अलिंद होता है वो ऑक्सीजनित ब्लड को क्या करता है प्राप्त करता है, तो जब बायां अलिंद क्या करेगा ऑक्सीजनित ब्लड को प्राप्त कर लेगा तो कहाँ भेजेगा बाएं निलय में, ठीक है, कहाँ भेजता है बाएं निलय में भेजेगा, और ये बायां निलय में जब यहाँ पे ब्लड आ जाएगा तो एकल धमनी के द्वारा ये जो रुधिर होता है यानी कि जो ऑक्सीजनित ब्लड होता है उसको शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है, ठीक है,
क्या किया जाता है, शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। तो जो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है और जो ऑक्सीजनित ब्लड होते हैं, ये स्वरधा क्या होते हैं, एकल होते हैं, यानी सॉरी स्वरधा क्या होते हैं, पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सबको। देखो अब हमारी अगली हेडिंग यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परागकण का निषेचन में क्या महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो परागकण होती है उसका निषेचन में क्या महत्व है। तो देखो परागकण नर युग्मक का निर्माण करते हैं। सब जानते हैं कि जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक, ठीक है, किसका, नर युग्मक क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परागकण पराग नलिका के द्वारा अंडाशय तक पहुंचता है और अंडक से संयुक्त होकर युग्मनज बनाता है, जिसके विभाजन से नए पौधे का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, यानी कि यह क्या होता है, पुष्प की क्या होती है, संरचना होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। जब क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, यानी कि परपरागण की क्रिया होती है। तो परपरागण की क्रिया के द्वारा जब क्या होते हैं, पोलन ग्रेन कहाँ प्रवेश करते हैं, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो इनका क्या होता है, अंकुरण होता है। क्या होता है, अंकुरण होता है। और अंकुरण के दौरान क्या होता है कि यह क्या होते हैं, पराग नलिका को बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाती है, पराग नलिका को बनाते हैं। और यहाँ इसमें क्या होता है, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है, जिसमें एक एक्सेल होती है और एक क्या होता है, दो ध्रुवी केंद्रक पाए जाते हैं। क्या होता है, एक्सेल होता है, ध्रुवी केंद्रक होते हैं। तो परागकण का निषेचन में क्या महत्व होता है। तो देखो जो परागकण होता है वो क्या करता है, नरयुग्मक का निर्माण करता है। भाई जब नरयुग्मक रहेगा तभी तो मादा युग्मक के साथ संलयित होगा और निषेचन करेगा और नए प्लांट को ग्रोथ करेगा, यानी कि नए प्लांट को जन्म देगा। ठीक है, तो परागकण का नरयुग्मक का निर्माण करते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं, नरयुग्मक का निर्माण करते हैं। और परागकण पराग नलिका के द्वारा अंडाशय तक पहुंचता है, यानी कि जब क्या होगा, परागकण क्या होंगे, अंकुरित होंगे। तो अंकुरित होने की वजह से क्या बनाएंगे, वो पराग नलिका बनाएंगे, जो कि क्या करता है, अंडाशय तक पहुंचता है और अंडे से संयुक्त होकर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो नर युग्मक होगा, ठीक है, नर युग्मक क्या होगा कि यहाँ पराग नलिका के द्वारा यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा और यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो जब अंड कोशिका से क्या करता है, संयुक्त होता है, यानी कि संलयित होता है। तो क्या बनाता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनाता है। क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, जिसके विभाजन से नए पौधे का क्या होता है, जन्म होता है। जब क्या होगा, जायगोट बनेगा, फिर विदलन होगा, फिर भ्रूण होगा और एक नए प्लांट का क्या होगा, उत्पत्ति होगी, यानी कि उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यही जो परागकण होता है उसका निषेचन में यही मत होता है कि परागकण क्या करता है, नरयुग्मक का फॉर्मेशन करेगा और नरयुग्मक और मादा युग्मक मिलकर ही क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर इतना सबको। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर क्या है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो देखो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि मादा के वयस्क होने पर प्रत्येक 28 दिन में एक अंडक उत्सर्जित होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। यानी कि देखो जो मादा क्या होती है, वयस्क होती है सॉरी, देखो एक इसकी मादा की, फीमेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल में क्या होता है, जब वयस्क अवस्था आती है, यानी कि 11 से 12 वर्ष की क्या होती है आयु में, ठीक है, 11 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है कि जो मादा जननांग होते हैं वो विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब वयस्क की अवस्था आती है तो प्रत्येक 28 दिन में एक अंडा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यानी कि प्रत्येक 28 दिन की माह में एक का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक का फॉर्मेशन होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्लियर, कि मादा के वयस्क होने पर क्या होगा, यानी कि जब मादा वयस्क हो जाएगी तो उसमें 28 दिन पे एक अंडा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यानी कि जो क्या हम बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। तो जो हमारा मासिक धर्म होता है तो एक अंडे का क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यानी कि जो ओव्यूलेशन के टाइम एक का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन उसका नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो जो हमारी क्या होती है, यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम भित्ति होती है।
यूट्रस में क्या होती है, हमारा एंड्रोमेट्रियम भित्ति होती है, वो क्या होती है, टूटने लगती है, और उसके साथ क्या होता है, जो एग होता है वो भी टूट के क्या होता है, बाहर होता है, यानी कि उत्सर्जित होता है। वही क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग, यानी कि जिसको हम पीरियड बोलते हैं या मासिक धर्म बोलते हैं या एमसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन हैं पूरे बुक से आपके बच्चों, और ये आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स आते हैं किस पे, जनन स्वास्थ्य पे लिखने के लिए। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में क्या है कि साहित्यिक बोलचाल में पद जनन स्वास्थ्य सामान्य कार्यों युक्त स्वस्थ जननांगों की ओर इंगित करता है, यानी कि जो जनन स्वास्थ्य होता है, जो हेल्थ रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो क्या करता है, साहित्यिक बोलचाल में, यानी कि जो हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है, और पद जनन स्वास्थ्य, ठीक है, क्या होता है, पद जनन स्वास्थ्य और सामान्य कार्यों युक्त स्वस्थ जननांगों की ओर इंगित करता है। ठीक है, बृहद संदर्भों में इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक संदर्भ सम्मिलित है। अगर बड़े संदर्भों में इसको हम बोला जाए तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक संदर्भ क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यानी कि देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है, स्वस्थ व्यक्ति हम उसको बोलते हैं जो जनन के रूप से क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO के जनन स्वास्थ्य को जनन के, ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य को जनन के भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक पहलुओं के कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जो WHO है उसके द्वारा क्या बोला गया है कि वह व्यक्ति जनन रूप से तब स्वस्थ माना जाएगा जब क्या होगा कि वो भौतिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, और व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहार के रूप में स्वस्थ हो, और जो सामाजिक पहलू है जो कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पूरे तरीके से क्या होगा, वह स्वस्थ होगा, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि एक जन रूप से क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, सामान्यतः एक समाज को जनिक रूप से स्वस्थ तब माना जाएगा जब मनुष्यों में भौतिक तथा, ठीक है, यानी कि समानतः एक समाज को, यानी जो जिस समाज में हम रहते हैं उसको स्वस्थ तब माना जाएगा जब क्या होता है कि मनुष्यों में भौतिक तथा क्रियात्मक रूप से सामान्य जननांग हो तथा उनके मध्य लिंग सहलिंग पहलुओं में क्या होता है, सामान्य भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक अन्योन्य क्रियाएं हो। ठीक है, यानी कि जो WHO के अनुसार जितने भी नियम लागू किए गए हैं, अगर उसको हम फॉलो करते हैं, उसके नियम पे हम चलते हैं, तब व्यक्ति क्या माना जाता है, स्वस्थ रूप से क्या माना जाता है, स्वस्थ, यानी कि जनन रूप से क्या होता है, वो स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, अगला आपका क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। यानी कि स्वपरागण और परपरागण में आपका क्या आता है, अंतर आता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखो, स्वपरागण तथा परपरागण में निम्नलिखित विभेद होते हैं। पहला क्या होता है कि स्वपरागण, यानी कि स्वपरागण को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, स्वपरागण और परपरागण होता क्या है। तो देखो, जो स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है कि जो स्वपरागण की क्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही प्लांट्स होता है। ठीक है, स्वपरागण में क्या होता है, एक ही प्लांट्स होता है, और उसमें जितने भी क्या होते हैं, लगे पुष्प, यानी एक पुष्प है तो उसी पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। या उसी पुष्प में जो दूसरा पुष्प होता है उसमें जो परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इनमें पुष्प भी अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पुष्प अलग होंगे और प्लांट भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो स्वपरागण में क्या है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का समान या आनुवंशिक रूप से, ठीक है, आनुवंशिक रूप से समान पौधों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि एक पुष्प के परागकोश से, जो पुष्प होता है तो परागकोश से
परागकणों का, यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, या आनुवंशिक रूप से या जेनेटिक रूप से क्या होगा, समान, यानी समान मतलब समान पौधे का अन्य पुष्प, यानी कि जो पुष्प होगा वो एक ही जाति को होगा और क्या होगा, समान होगा। तो समान पौधों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, यानी कि जो परागण की क्रिया होती है, यानी समान पौधे पर जो परागण की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। अब देखो पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का आनुवंशिक रूप से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। ठीक है, पर परागण में क्या है आपका कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का आनुवंशिक रूप से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा आपका क्या है कि बाह्य परागण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जिसमें जो पौधे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि एक्सटर्नल पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और इनमें क्या होता है कि बाह्य परागण कारक, ठीक है, इनमें क्या होता है, संसाधनों की जरूरत होती है। संसाधन भी हम बोल सकते हैं कि इनमें किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं होती, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि बाह्य परागण कारक जैसे वायु हो गया, जल हो गया, पक्षी हो गया, कीट हो गया, जंतु हो गया, etc, यानी कि जो पर परागण की क्रिया होती है इसके कई प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, वायु के द्वारा भी परागण होता है, जल के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है और जंतु के द्वारा भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाह्य परागण कारक यानी कि जो बाह्य संसाधन होते हैं उनकी जरूरत होती है किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में। अगला क्या है कि स्वपरागित पौधे संततियों में विविधता उत्पन्न नहीं करते, यानी कि जो स्वपरागित पौधे होते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट होते हैं, उनकी जो संतति होती है, जो यानी कि पीढ़ी होती है, उनमें वो विविधता को उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो परपरागित पौधे होते हैं, तो परपरागित पौधे विविधता युक्त संततियों निर्मित करते हैं, यानी कि जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जितने भी क्या होते हैं, जो संततियां उत्पन्न होंगी उनमें क्या होते हैं, विविधता पाई जाएगी। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, उनमें जो उत्पन्न संतति होगी उनमें विविधता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, उदाहरण में क्या है कि गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं, स्वपरागित पुष्प होते हैं। यानी कि गेहूं में, धान में, जौ में, मटर में और जो मूंगफली होते हैं, जो टमाटर यानी कि जो टमाटर होते हैं, उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इनमें जो इनसे जो उत्पन्न इनमें यानी कि इन पौधे से जो उत्पन्न इनकी संतति होगी उनमें क्या होगा, विविधता नहीं पाई जाएगी और इन पौधों को किसी बाह्य संसाधन की जरूरत नहीं होती। इनमें क्या है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गोभी हो गया, ठीक है, सलजम, खीरा, सेब, केला और भी सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें क्या होता है कि परपरागण की क्रिया होती है। यानी कि सलजम की बात करेंगे, खीरा की बात करेंगे, सेब की बात करेंगे, तो इनमें परपरागण के लिए बाह्य संसाधनों की जरूरत होगी, यानी कि किसी में वायु की जरूरत होगी। ठीक है, तो जो मक्का होता है, ठीक है, किसमें जो मक्का होता है उसमें क्या होता है, वायु परागण के द्वारा क्या होता है, परपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, इतना क्लियर सबको। अगला, ठीक है, अगला आपका क्या है कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताइए, जो कि ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताइए। ठीक है, अब देखो समयुग्मजी में क्या होता है कि इसमें जीन के दोनों एलील समान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो जीन होता है तो जीन के दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। और विषमयुग्मजी में क्या होते हैं, इसमें जीन के दोनों एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, समयुग्मजी में क्या होता है कि इसमें जीन के जो दोनों एलील होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे टीटी, या तो यहाँ पे देखो
सॉरी, यहाँ पे या तो देखो डबल टीटी होगा या तो स्मॉल टीटी होगा। और विषम युग्मजी में क्या होता है कि इसमें जिनके दोनों एलील असमान होते हैं, यानी कि एक क्या हो गया कैपिटल टी और एक क्या हो गया स्मॉल टी, तो ये हमारा क्या होगा विषम युग्मजी। क्या होगा ये विषम युग्मजी। और इसको हम बोलेंगे या तो टीटी होगा या तो स्मॉल टी होगा, इसको हम बोलते हैं सम युग्मजी। ठीक है, क्या बोलते हैं सम युग्मजी। ये भी क्या आपका डिफरेंस आता है जो कि आपके 2 नंबर में आते हैं। अगला देखो, अगला क्या आपका कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के दौरान 7 जोड़ी, ठीक है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इसमें तने की लंबाई तथा फूलों का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण लिखिए। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण लिखिए। देखो इसका आंसर क्या होगा कि जो तने की लंबाई का जो प्रभावी लक्षण होता था वो क्या है लंबापन। ठीक है, यानी कि जब मेंडल ने क्या प्रयोग किया तो प्रयोग के दौरान क्या हुआ कि जो तने का जो प्रभावी लक्षण शो किया वो क्या लंबापन है। और जो तने की लंबाई का अप्रभावी, ठीक है तने की लंबाई का क्या है जो अप्रभावी, ठीक है यहाँ पे क्या है अप्रभावी जो लक्षण है वो क्या है बौनापन। ठीक है, क्या है बौनापन। और फली के रूप का प्रभावी लक्षण, ठीक है जो फली के रूप का प्रभावी लक्षण है वो या तो फूला है या तो क्या है चपटा है। ठीक है, या तो फूला है या तो चपटा है। और आगे क्या है कि पत्नी का पत्ते के रूप में अप्रभावी लक्षण जो होता है या तो सिकुड़ा या तो पिचका। ठीक है, या तो सिकुड़ा या तो पचका। तो ये जितने भी सारे आपके क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और ये आपके पूरे बुक से थे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन होगा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।